नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा पहला पेपर है बच्चे और बचपन, जिसकी यूनिट नंबर 2 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन पर चर्चा की है और इसके अतिरिक्त जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे ORJAT ऐप पर आपको मिल जाएंगे और ORJAT ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन जरूर करिएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और PDF को वहाँ पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और जानते हैं आज के जो हमारी दूसरी इकाई है, जो बचपन की संकल्पना, जिसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें और इसके अतिरिक्त प्रश्न है जो आपको ऐप में मिल जाएंगे। जैविक अवधारणा और सामाजिक अवधारणा के रूप में बचपन को समझने की क्या क्या मायने हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक अवधारणा और सामाजिक अवधारणा के रूप में बचपन को समझने के क्या क्या मायने हो सकते हैं। तो जैविक अवधारणा में बच्चों को मात्र एक जैविक प्राणी के रूप में मान्यता दी जाती है जिसका अलग से कोई व्यक्तित्व एवं महत्व नहीं है और न हो उसे गंभीरता से न ही उसे क्या है गंभीरता से लिया जाता है और वह अन्य प्राणियों के समान हैं, जिसकी कोई सोच नहीं होती। लेकिन वर्तमान जैविक अवधारणा सामाजिक अवधारणा में तब्दील हो रही है, जिसमें बच्चा केवल जैविक छोटा प्राणी ही नहीं, इसका अलग व्यक्तित्व एवं महत्व है। अब इन्हें गंभीरता से लिया जाता है और इन्हें समाज के एक हिस्से के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। अगला हमारा सवाल है, बचपन की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या मान्यता थी। तो बचपन की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मान्यता है जो बचपन एक प्राकृतिक घटना ने होकर के क्या है, समाज द्वारा रची गई रचना है। इतिहासकार फिलिप एरिस ने अपनी पुस्तक सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड में इस बात को उठाया है कि इसको कनिंघम द्वारा अपनी पुस्तक इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड 2006 में आगे बढ़ाया गया। तो मध्यकाल से बचपन के ऐतिहासिक पहलुओं पर नज़र डालता है जिसे वे विश्व युद्ध के बाद 1950, 1960 तथा 1970 दशक की अवधि के रूप में संदर्भित करते हैं। एरिस ने पुरानी पेंटिंग्स, समाधि तथा पत्थरों तथा स्कूल अभिलेखों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर पाया कि 17वीं शताब्दी से पहले बच्चों का प्रतिनिधित्व अल्पवयस्कों की तरह किया जाता था। तब से इतिहासकारों द्वारा गुजरे जमाने के बचपन पर काफ़ी शोध किया गया। नवजागरण काल के दौरान यूरोप में बच्चों का कलात्मक प्रदर्शन नाटकीय रूप से बढ़ गया और तथापि इसने बच्चों के प्रति सामाजिक रवैये को प्रभावित नहीं किया। ये जो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लघुतरात्मक और केवल निबंधात्मक ही क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त जो वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ने हैं। अगला हमारा सवाल है, प्रमुख बाल अधिकार क्या है और लिखिए। और ये क्वेश्चन है आपको पेपर 2016, 17 और 21 के अंदर पूछा गया है, तो इस बार भी ये रिपीट हो सकता है। सरकार द्वारा बच्चों के लिए बनाए गए बुनियादी अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो बच्चे किसी भी समाज के लिए क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। कैसे होते हैं, रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं और उनका सकारात्मक व रचनात्मक बचपन भविष्य में सामाजिक आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु भी बन जाता है। पर यह तभी संभव है जब उन्हें बुनियादी अधिकार दिए जाएं, जैसे जन्म लेने का अधिकार, जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अगर ये अधिकार बच्चे को नहीं दिए जाएंगे तो समाज की रीढ़ की हड्डी तो छोड़ वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। जन्म लेने का अधिकार यानी बच्चे की माँ के गर्भ में आते ही यथासंभव जन्म लेने का अधिकार हो जाता है और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि माँ की उचित देखभाल की जाए ताकि बच्चा गर्भ में पूर्ण एवं स्वस्थ रूप से विकसित हो तथा यथा समय पर जन्म ले। बच्चे के जन्म को रोकने का प्रयास गर्भस्थ बच्चों के अधिकारों को स्पष्ट उल्लंघन है और इससे जन्म में एक अपराध भी माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 गर्भपात को एक अपराधी मानती है और धारा 313, 14, 15 व 16 भी ऐसे ही प्रावधान
दिए गए हैं, जिनमें अजन्मे बच्चे की सुरक्षा की बात की गई है। दुर्भाग्यवश अजन्मे बच्चे की रक्षा हेतु बनाए गए कानूनों को गुप्त रूप से जो उल्लंघन किया जाता है। जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार। माँ के गर्भ से दुनिया में अवतरित होने के पश्चात बच्चे का विकास और वृद्धि के लिए सभी प्रकार के संरक्षण का अधिकार है जो उसको चाहिए। और शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि निर्धन वर्ग में बाल उत्तरजीविता लगभग 80% है और मध्य वर्ग में 85% यानी 85 तथा उच्च वर्ग में 89% हैं। तो राज्यों को बच्चों की उत्तरजीविता के लिए किए जाने वाले उपायों व प्रयासों को प्राथमिक प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे की उत्तरजीविता को संरक्षण के अधिकारों की रक्षा की जा सके। शिक्षा का अधिकार। अगला इम्पोर्टेंट जो बच्चे का अधिकार है वो है शिक्षा का अधिकार। तो प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। बच्चे इस अधिकार को माता पिता, अध्यापक, समाज और सरकार ही पूरा कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है और उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक मानव के रूप में जीवित रहने के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है और शिक्षा के अंतर्गत ही बच्चों को पूर्व प्राथमिक मौखिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान और नैतिकता का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। अगला हमारा सवाल है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट सवाल है RTE 2009 यानी राजस्थान राइट टू एजुकेशन RTE 2009। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बच्चों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से हैं? 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के प्रत्येक के बालक को क्या है उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार होगा। फिर कोई बालक किसी प्रकार की फीस या प्रभार व्यय नहीं होगा। यानी बालकों 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं जिनको अनिवार्य शिक्षा दी गई है तो यहाँ पर उनसे किसी भी प्रकार की फीस का शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशक्त बालकों को भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। जहाँ 6 से अधिक आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया या प्रवेश दिया गया या फिर उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है तो उसे उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। उसके लिए विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था होगी और साथ ही कोई बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक वह निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का हकदार होगा। अगला बिंदु है किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है तो बालक को किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण करने का अधिकार होगा। बालक को किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय में से दूसरे विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा। यह है जो बाल अधिकार जो राजस्थान राज्य निःशुल्क जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के कुछ बिंदु थे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों की वर्णन कीजिए या फिर राजस्थान राज्य में बाल संरक्षण से संबंधित संस्थाओं की जानकारी देकर उनके बारे कार्य कीजिए। बताइए। तो हमारे देश में बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2009 में समेकित बाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई। कौन सी योजना? समेकित बाल संरक्षण योजना शुरू की गई और यह योजना बाल अधिकार संरक्षण एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों के मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर आधारभूत संरचनाओं का गठन किया गया जो कि ICPS
के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर बाल संरक्षण में अपेक्षित योगदान प्रदान करेगी। ICPS के क्रियान्वयन के लिए मुख्य घटक के रूप में राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी RSCPS का गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य किशोर न्याय अधिनियम का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन, ICPS के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं एजेंसियों का सहयोग एवं उन पर निगरानी रखना है। और सोसाइटी के अध्यक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव होंगे तथा बच्चों से संबंधित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव सदस्य होंगे। जिसमें नंबर 1 पर जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, यानी प्रत्येक जिले में यह इकाई ICPS योजना के अंतर्गत RSCPS के रूप में कार्य करेगी। और इस इकाई पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण जिला कलेक्टर का होगा और इसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर तथा जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक और जिला बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी। दूसरा है ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, ब्लॉक स्तर यानी तहसील पर आधारित। तो BLCPC ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी क्या है? पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 4 दिसंबर 2012 में जारी आदेश अनुसार प्रत्येक जिले के समस्त ब्लॉक में BLCPC का गठन किया जाना है। और समिति का मुख्य कार्य होगा क्या? ICPS के अंतर्गत बाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरणों को तैयार करना और बाल संरक्षण सेवाओं की बेहतर पहुंच एवं विभिन्न कार्यक्रमों की सतत निगरानी में पंचायत एवं ग्राम स्तर के प्रतिनिधि सहभागिता सुनिश्चित करना। अगला है बिंदु पंचायत स्तर यह बाल संरक्षण समिति। तो बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बच्चों को संबंधित विभिन्न मुद्दों की पहचान है तो ग्राम पंचायत स्तर पर PLCPC का गठन किया जा रहा है। और यह समिति बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, बिना किसी धर्म, जाति, लिंग के समान व्यवहार पर ध्यान देने का कार्य करेगी। और अगला सवाल है हमारा, बाल संरक्षण बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की निरंतरता को कैसे बढ़ावा देता है? तो बाल संरक्षण के विभिन्न प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का उनके पड़ोस के विद्यालय में दाखिला किया जाए और उनकी शिक्षा हेतु सभी अवसर प्रदान किए जाएं। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो एवं उन्हें किसी प्रकार का दंड न दिया जाए। ये सभी उपाय है जो बच्चों के विद्यालय अनुभव को सुखद बनाते हैं और प्राथमिक शिक्षा में उसकी निरंतरता को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से जो आज की हमारी इकाई नंबर 2 थी, बचपन की संकल्पना के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पर चर्चा की। और इसके अतिरिक्त जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो OR जाट ऐप पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।